आदाब दोस्तों, आज की खास रिपोर्ट में आप सबका खैर मकदम है। यमन एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी मजबूरियों और हालात के बावजूद दुनिया को यह दिखा दिया कि इरादों की मजबूती हर मुश्किल को मात दे सकती है। यमनी सेना की हिम्मत और बेबाकी आज पूरी दुनिया की निगाहों में है। यमन ने अपनी सरजमीन पर न सिर्फ मजलूमों का साथ दिया है बल्कि गजा और लेबनान में हो रहे जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इजरायली ताकतों को करारा जवाब दिया है। चाहे वे उनकी मिसाइलों का निशाना हो या उनकी समुद्री नाकाबंदी का बेखौफ ऐलान, यमन ने साबित कर दिया है कि इंसाफ और मजलूमों की हिमायत के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें यमन के जज्बे और उनकी मिसाल के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हेडलाइन पर, जहां अंसारुल्लाह के हैरत अंगेज हथियारों और तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान न्यूक्लियर जंग की गहरी चिंता जुड़ी हुई है। यमन ने फिलिस्तीन और लेबनान के मजलूमों के हक में इजरायली जहाजों पर हमला कर दुनिया को अपने जज्बे का सबूत दिया है। वहीं अंसारुल्लाह की नई ताकत ने अमेरिकी विशेषज्ञों को चौंका दिया है। इसके अलावा अर्दोगान ने यूक्रेन रूस तनाव और न्यूक्लियर जंग के खतरों पर दुनिया को आगाह करते हुए शांति की अपील की है। आइए इन खबरों को तफसील से जानते हैं, जो कि आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी सेना ने रेड सी में इजरायली जहाज पर हमला किया है, गजा पर हमला रोकने की मांग की है। दोस्तों, यमन की सेना ने फिलिस्तीन और लेबनान के मजलूम लोगों और उनकी विरोधी ताकतों के समर्थन में मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया। यमनी सेना ने जहाजी दस्ते ने अनादुल एस नाम के जहाज, जो कि तुर्की से जुड़ा हुआ था, उस पर मिसाइल से सीधा निशाना बनाया। यमनी सेना ने बयान के अनुसार यह हमला तब हुआ जहाज ने जब यमनी सेना की चेतावनी के अनसुना कर दिया। बताया जा रहा है कि जहाज के मालिक फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे यह कार्रवाई जरूरी हो गई। यमनी सेना ने फिर से यह साफ किया कि वे इजरायली कब्जे पर समुद्री नाकाबंदी लागू करती रहेगी और फिलिस्तीन से जुड़े या वहां जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। बयान में यह भी कहा गया कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता, घेराबंदी खत्म नहीं होती और लेबनान में हिंसा नहीं रुक जाती, तब तक इजरायली संपत्तियों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला यमन का यूं ही जारी रहेगा। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंसारुल्लाह के नए हथियारों ने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। दोस्तों, पेंटागन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंसारुल्लाह के उन्नत हथियारों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन हथियारों की क्षमताएं हैरान करने वाली हैं। वॉशिंगटन डीसी में हुए फ्यूचर ऑफ डिफेंस समिट में रक्षा विभाग के अधिकारी बिल लॉ प्लांटे ने बताया कि अंसारुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन बेहद उन्नत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक इंजीनियर और वैज्ञानिक हूं और मैंने अपने पूरे करियर में मिसाइलों के साथ काम किया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अंसारुल्लाह ने जो किया है वे यकीनन चौंकाने वाला है। अंसारुल्लाह पिछले 1 साल से यमन के पानी में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर जहाजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उनका मकसद गजा में इजराइल की हिंसा और लेबनान पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई करना है। हाल ही में बाब अल मंदेब जलमंडल क्षेत्र में 2 अमेरिकी युद्धपोतों पर सीधा निशाना लगाया। यह जलमंडल लाल सागर और खाड़ी अदन को जोड़ने वाला अहम रास्ता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी शिप मिसाइल और 4 क्रूज मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। इससे युद्धपोत को नुकसान भी पहुंचा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूक्लियर को लेकर के अर्दोगान ने चेतावनी दी है। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने यूक्रेन द्वारा रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए इस्तेमाल के बाद बढ़ते न्यूक्लियर जंग के खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ब्राजील में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगन ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर शांति की जरूरत पर जोर दिया। एर्दोगन ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल
वाले किसी भी संघर्ष में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। उन्होंने यूक्रेन द्वारा रूस के ब्रॉन्स क्षेत्र पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का हवाला देते हुए कहा, यह स्थिति हमें कहां ले जाएगी? ये मिसाइलें दिखा रही हैं हम इन नकारात्मक पहलुओं के खिलाफ अपनी मजबूत मौकिफ पर कायम है और उम्मीद करते हैं कि हालात जल्दी शांति की तरफ बढ़े। हम शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एर्दोगन ने यह भी बताया कि रूस ने अपनी नई न्यूक्लियर नीति का ऐलान किया है, जो एक जवाबी कार्रवाई है, और नाटो को इसके असर पर गंभीरता से गौर करने की सलाह दी है। अमेरिका और फ्रांस ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी, जिससे रूस के अंदर गहरे हमले किए जा सके। किम ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इससे मॉस्को की जवाबी कार्रवाई का डर बढ़ गया है, खासतौर पर जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों पर राज्य नीति के लिए नया फ्रेमवर्क मंजूर किया। माहिरीनी का साफ तौर पर कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी है ताकि यह संघर्ष लंबे समय तक चले और ट्रंप प्रशासन के दौरान भी जारी रहे। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि वे राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में इस जंग को खत्म कर देंगे, लेकिन क्रेमलिन ने इस पर शंका जताते हुए कहा कि ट्रंप के पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है, वो बस एक महज कठपुतली है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिडल ईस्ट में ज्यादा चिंता जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि यूएस अब्राहम लिंकन ने मिडल ईस्ट से रुखसत कर लिया है, जिससे यह इलाका पिछले एक साल में सिर्फ दूसरी बार अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बिना रह गया। यूएनएसए न्यूज ने रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि अब्राहम लिंकन अब अमेरिकी 7वें बेड़े में शामिल हो गया है, जबकि हैरी हेस ट्रूमन और स्ट्राइक ग्रुप मेडिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। यह जल्द ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटीज गार्जियन के तहत यूएस सेंट्रल कमेटी में शामिल होंगे। इजराइल और इजरायली लिंक्ड जहाजों को निशाना बनाने वाली यमनी कार्रवाई को रोकने पर केंद्रित है। जून 2024 के बाद से यह दूसरा मौका है जब मिडल ईस्ट में कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है। इससे पहले ट्वाइट डी आइजनवार भी इसी तरह के हालात में मेडिटेरियन से गुजरा था। अमेरिकी नेवी वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी पर मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार फोर्सेस को तैनात कर रही है। दिसंबर 2021 से भी ईस्ट कोस्ट के बेस्ट कैरियर्स ने मौजूद हैं, जो रूस और यूक्रेन में खास फौजी कार्रवाई शुरू करने से पहले तैनात किए थे। पर दोस्तों, जिस तरीके से तस्वीरें यमन की सामने आई है, उसने हर किसी को चौंकाया है, और सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि जो रजब तैयब एर्दोगान तमाम चीजों से बायकॉट करने की बात करते हैं इजराइल की, उनका जहाज इजराइल क्या करने जा रहा था? जब आपने सारे संपर्क खत्म कर दिए हैं तो कौन से वो मालिक हैं? और अगर जिन मालिकों का तार तुर्की के इजराइल से जुड़ा हुआ है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई रजब तैयब एर्दोगान करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर यमन ने यह बता दिया कि दुनिया की सुपर पावर कहने से कोई सुपर पावर नहीं हो जाता, बल्कि एक गरीब खुद मुख्तारी अपनी पेश करते हुए यमन जैसा ईमान वाला देश यह बता रहा है कि अल्लाह की सुपर पावर के आगे कोई सुपर पावर नहीं टिकती, जो कि यमन ने लाल सागर में यह करके दिखा दिया है।